सुमन कचौड़ी वाली की कचौड़ी पूरे फूलपुर गांव में बहुत मशहूर थी, क्योंकि सुमन की कचौड़ी शुद्ध देसी घी में बनती थी। इसीलिए गांव में सब उसे देसी घी की कचौड़ी वाली कहकर बुलाते थे। सुमन देसी घी घर पर ही निकालती थी ताकि ग्राहकों को शुद्ध देसी घी की कचौड़ी खाने के लिए मिल सके, और लोग उसी देसी घी के स्वाद की प्रशंसा करते थे। अरे शहर से बहन और जीजा जी आए हैं। सुबह उठते ही उन्होंने कहा कि हमें तो भाई जो है देसी घी की कचौड़ी ही खानी है, और तेरा ही नाम लिया कि सुमन के दुकान से लाना। सुमन की कचौड़ी बढ़िया देसी घी की होती है। धन्यवाद भैया, आप सबकी प्रशंसा से मुझे और हिम्मत मिलती है। मैं अभी पैक कर देती हूँ। सुमन ये ले देसी घी का डिब्बा। तो ये घर छोड़ आई थी, एक ही डिब्बा लाई थी क्या? अरे हाँ, भूल गई, ये तो सुबह ताजा ही निकाला था। अच्छा हुआ तुम ले आए। अब थोड़ी देर दुकान मैं संभालता हूँ, तब तक तू कचौड़ी तल ले। सुमन का पति मदन भी इस काम में उसकी मदद करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सुमन के कचौड़ी के काम से घर का खर्चा निकल आता था। सुमन उसमें संतुष्ट थी। कुछ दिनों बाद सुमन को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। सुमन ने रिश्तेदारों को खुशखबरी दी तो अपनी सहेली को भी फोन मिलाया। सुमन को पता चला कि आजकल उसकी सहेली शहर में नौकरी कर रही है। हाँ सुमन, मैं पिछले महीने ही शहर आई हूँ। वैसे ये खुशखबरी सुनकर मैं बहुत खुश हूँ कि तू माँ बनने वाली है। मेरा तो मन कर रहा है कि अभी उड़कर तेरे पास आ जाऊं। तो आ जा, फिर देर किस बात की है। कुछ दिन मेरे पास लगा जा। मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी मिल रही है। या तो एक काम करती हूँ, अपने घर नहीं जाती हूँ, तेरे पास आ जाती हूँ। कुछ दिन दोनों सहेलियां खूब मजे करेंगे। सुमन की सहेली सुधा ने उसके पास आने का प्लान बना लिया। 1-2 दिन बाद सुधा सुमन के पास कुछ दिनों के लिए रहने आ गई। सुमन, तू कितनी मेहनत करती है। अरे इतनी मेहनत कौन करता है। बाजार से घी खरीद कर कचौड़ी तल दिया कर, घर में क्यों बनाती है। बाजार से खरीद तो लूं, पर मैं घर में घी बना लेती हूँ। घर के घी में कचौड़ी और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। तू मेरे साथ चलेगी क्या बाजार? मैं बस थोड़ी देर में कचौड़ी बेचने जा रही हूँ। जीजा जी नहीं जा रहे? नहीं, ये तो कुछ जरूरी काम से दूसरे गांव गए हुए, शाम तक लौटेंगे। मुझे भी आने में शाम हो जाएगी। तो फिर मैं क्या करूंगी घर पर? मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, तुझे थोड़ा सहारा हो जाएगा, और वैसे भी शुरुआती दिनों में तू अपना ध्यान रख। सुधा सुमन के साथ बाजार जाती है। सुमन बहन, 2 कचौड़ी और आलू की सब्जी दे दो। ये लो भैया जी, धन्यवाद। ग्राहक के जाने के बाद सुधा बोली, देसी घी की कचौड़ी, वो भी 20 रुपए। पागल है क्या? देसी घी की कचौड़ी भला कौन इतनी सस्ती बेचता है? मैं बेचती हूँ। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। मुझे तो बस ये होता है कि रोजाना की कमाई हो जाए और घर खर्चा निकलता रहे। बस ईमानदारी के साथ काम करती रहूं, और ग्राहक भी मेरी देसी कचौड़ी को पसंद करते हैं। बहुत खुश है तू इतनी सी कमाई से। पूरे दिन में सिर्फ 150 रुपए कमाए हैं। तुझे लगता है तेरे लिए और आगे आने वाले तेरे भविष्य के लिए पर्याप्त होंगे? हाँ तो और क्या कमी है। अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, कमाई रोज की सही हो जाती है। चिंता भी तो नहीं है, काम अच्छा चल रहा है। देख सुमन, तू मेरी पक्की सहेली है। चिंता की बात मैं सोच रही हूँ। अगर तू ऐसे ही देसी घी की कचौड़ी सस्ते दामों पर बेचती रही तो फिर तो तू अगले 50 साल तक भी इसी टूटे हुए घर में रहने वाली है। अरे अपना नहीं तो आने वाले बच्चे का सोच। अभी तो एक होगा, फिर आगे चलकर तेरे 2-3 बच्चे हो जाएंगे। कहाँ रखेगी उन्हें और कैसे उनकी परवरिश करेगी? जब परिवार बढ़ेगा ना, तब ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। मैंने तो पूरी पिक्चर क्लियर की हुई है। बढ़िया कमाओ, बढ़िया खाओ, बस। ये सब ईमानदारी करने से कुछ नहीं होने वाला। ईमानदारी के रास्ते पर चलकर किसे तरक्की प्राप्त हुई है, नाम भी बता दे किसी एक का। सुधा की बातें सुमन ध्यान से सुन रही थी। अरे थोड़ी बहुत बेईमानी हर बिजनेस में होती है। बड़े बड़े व्यापारी भी घोटाला करके ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, बच्चों को महंगी परवरिश देते हैं। अगर तेरी तरह ईमानदारी से सब काम करने लगे ना, तो कोई अमीर नहीं बनेगा। सब तेरी तरह गरीब ही रहेंगे। तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी भी अच्छी कमाई हो और मेरे बच्चे भी अमीर कहलाएं? इसके लिए तुझे उस रास्ते पर चलना होगा जो तुझे कुछ ही महीनों में अमीर बना देगा, ताकि जब तेरा बच्चा इस दुनिया में आए तो एक बड़ी कोठी में उसकी परवरिश हो। एक बड़ी सुंदर कोठी, और उसके बाहर खड़ी चमचमाती कार, नौकर चाकर, खाने पीने की चीजें, रुपया पैसा इतना कि खर्च हो तो भी कम न पड़े। सोच, तेरी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। सुधा की बातें सुनकर सुमन के मन में हलचल मच गई। उसने कभी इतने बड़े सपनों के बारे में सोचा ही नहीं था। लेकिन अब जब सुधा ने सामने उज्जवल भविष्य की इतनी रंगीन तस्वीर खींच दी थी, तो सुमन का मन भी थोड़ा डोलने लगा। लेकिन सुधा, मुझे डर लगता है, अगर किसी ने पकड़ लिया तो? मेरी ईमानदारी पर सबका भरोसा है, मैं उसे कैसे तोड़ दूं? अरे पगली, पकड़ा कौन जाता है, मैं हूं ना तेरे साथ। सब कुछ सिखाकर ही यहाँ से जाऊंगी। देख सुन, सबसे पहले तू शुद्ध देसी घी को कम कर।
असली देसी घी में थोड़ा नकली देसी घी मिलाना शुरू कर दे। ऊपर से डिब्बे पर 100% देसी घी का टैग लगा रहना चाहिए। बस कचौड़ी में वही खुशबू बनी रहेगी, तो चिंता मत कर। सुमन उस रात ठीक से सो नहीं पाई। आंखों के सामने एक तरफ अपने अब तक के ईमानदार जीवन की तस्वीरें तैर रही थी, तो दूसरी ओर सुधा के दिखाए सपनों की चकाचौंध। अरे क्या बात है सुमन, तू बड़ी चुपचाप लग रही है आज। कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी। सुमन ने मदन को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मदन से छुपाकर सुमन ने सुधा के कहने पर देसी घी के डिब्बे में नकली देसी घी मिला दिया। उसने आधा देसी घी और आधा सस्ता घी इस्तेमाल किया। पहली बार ऐसा करते हुए उसका दिल कांप उठा, पर सपनों की दुनिया के लालच ने उसकी अंतरात्मा की आवाज को दबा दिया। ग्राहक बदले हुए स्वाद को पहचान गए। अरे सुमन बहन, आज कचौड़ी वैसी खुशबू नहीं दे रही जैसी रोज देती है। अब अरे भैया, वो आज बस थोड़ी जल्दी में बन गई थी। अगली बार वही पुराना स्वाद मिलेगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ग्राहकों ने धीरे धीरे आना कम कर दिया। सुमन, अपनी कचौड़ी वापस ले ले, तेल की बदबू आ रही है। तू कहती है कि तू शुद्ध देसी घी की कचौड़ी बनाती है, कहाँ से इसमें देसी घी की खुशबू है? नीरे तेल की बदबू आ रही है। कचौड़ी के पैसे वापस कर दे। सुमन दीदी, माँ ने कचौड़ी वापस भिजवाई है, तेल की बदबू आ रही है इसमें, आप पैसे ना वापस कर दो। सुमन ने ग्राहकों को पैसे वापस कर दिए। उसके ठेले पर वापस की हुई कचौड़ी रखी हुई थी। मदन को थोड़ा शक हुआ। सुधा वापस शहर जा चुकी थी, पर जाते जाते अपनी सहेली का चलता हुआ काम खराब कर गई। सुमन मदन को सब सच बता देती है। सुनो जी, मैंने गलती कर दी, मैं लालच में आ गई। सुधा ने जो रास्ता दिखाया वो मेरा नहीं था। मेरी पहचान मेरी ईमानदारी थी और मैंने वही बेच दी कुछ पैसों के लिए। सुमन, अभी भी देर नहीं हुई है, तो फिर से अपनी सच्चाई पर लौटा। जो हो गया सो हो गया, पर आगे का रास्ता तो हमारे हाथ में है ना। तो फिर से अपने हाथों के बनाए शुद्ध देसी घी की कचौड़ी बनाना, देखना ग्राहक लौट आएंगे। और इस सुधा को तो मैं अभी बताता हूँ। मदन ने सुधा को फोन पर खूब खरी खोटी सुनाई। पीछे से सुधा भी रोने लगी। पता चला कि सुधा जहाँ नौकरी करती थी वहाँ पर उसने बेईमानी की और उसे निकाल दिया गया। अब सुधा वापस गांव लौट आई है। अगले कुछ महीनों के लिए उसकी कहीं भी नौकरी नहीं लग सकती। सुधा को तो अपने किए की सजा मिल गई, पर सुमन ने अपनी गलती को समझा और उसे सुधारने का प्रयास किया। उसने फिर से अपने पुराने तरीके से कचौड़ी बनानी शुरू की। ग्राहकों को जैसे ही फिर से पुराने स्वाद की झलक मिली, वो फिर लौट आए। जरूरी नहीं कि बेईमानी के रास्ते पर चलकर ही तरक्की मिले, ये सरासर गलत है। सच तो ये है कि ईमानदारी के रास्ते पर चलकर जो तरक्की मिलती है वो हमें अत्यधिक सुकून और शांति देती है। गांव में सोहन का एक आलू कचौड़ी का ठेला था, लेकिन गांव में उसे कुछ खास कमाई नहीं हो पाती थी, जिस कारण उसने शहर में जाकर आलू कचौड़ी का ठेला लगाने का फैसला किया। अब हमें शहर जाकर अपना काम शुरू करना होगा रमा। गांव में कुछ खास कमाई नहीं हो पा रही। दोनों बच्चे की पढ़ाई और बेहतर भविष्य के लिए हमें ज्यादा पैसे कमाने होंगे। जैसा आपको ठीक लगे। सोहन अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ शहर चला आया। शहर पहुंचते ही उसकी पत्नी रमा उससे बोली, आपको क्या लगता है जी, हम शहर में अपना आलू कचौड़ी का ठेला चला पाएंगे? यहाँ तो जहाँ नजर दौड़ाओ खाने का कुछ न कुछ ठेला लगा ही हुआ है। यहाँ तो खाने की कोई कमी है नहीं। ऐसे में कोई हम गरीबों के हाथों की आलू कचौड़ी क्यों ही खाएगा? अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ और तुमने पहले ही हार मान ली रमा। अब वो शहर में अपने लिए किराए पर कमरा ढूंढते हैं। उन्हें एक कम दाम में कमरा मिल जाता है। अब वो उसमें रहने लगते हैं। कुछ दिनों में ही सोहन अपने घर के पास में ही आलू कचौड़ी का ठेला लगा लेता है। उसके आसपास काफी सारे फास्ट फूड के ठेले लगे हुए थे, जिस कारण उसके ठेले पर बहुत कम लोग ही आ पाते। वो जितना सामान बनाता उसका आधा सामान बिकता। सोहन परेशान होकर रमा से बोलता है, रमा, यहाँ तो सभी फास्ट फूड के दीवाने हैं। हमारी आलू कचौड़ी तो बहुत ही कम लोग खरीदते हैं। लेकिन ऐसे तो गुजारा कैसे चलेगा जी? कमरे का किराया भी देना है, बच्चे भी साथ में हैं, उन्हें भूखा भी नहीं रख सकते। हमें कोई ऐसी जगह तलाशनी होगी जहाँ हमारा आलू कचौड़ी का काम अच्छा चले। लोग ज्यादातर आलू कचौड़ी खाना पसंद करते हो। हाँ, लेकिन ऐसी जगह कहाँ मिलेगी? तभी उनकी मकान मालकिन वहाँ आती है। ऐसी जगह तो नाथपुरा ही है। वहाँ रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप दोनों आसपास ही हैं। वहाँ हर तरह के लोग आते हैं। मुझे यकीन है तुम्हारा काम वहाँ जरूर चलेगा, और मेरे पति की उस स्टेशन मास्टर से अच्छी जान पहचान है, तो वो तुम्हारा ठेला लगवा देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन जी। अनीता अपने पति से बात करती है। वो अगले दिन स्टेशन मास्टर से कहकर वहाँ पर सोहन का ठेला लगवा देता है। आलू कचौड़ी की महक बस स्टॉप और स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को अपनी ओर खींचने लगती है। अब सोहन के ठेले पर यात्रियों की भीड़ रहने लगती है। एक बार एक कुली सोहन के पास आता है और उसके हाथ के आलू कचौड़ी खाकर खुश हो जाता है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। क्या स्वादिष्ट आलू कचौड़ी बनाते तुमने, और दाम भी बहुत कम है।
सच कहूँ पहले यहाँ खाना खाने के लिए ना हमें दुकान पे जाना पड़ता था, जहाँ खाना काफी महंगा मिलता था और हमारी दिन भर की कमाई खाने में ही चली जाती है। लेकिन अब तुम्हारे पास ये कम दाम में आलू पूड़ी खाकर तो पेट भरता ही है, साथ ही 2 पैसे भी बच जाते हैं भाई। धन्यवाद भाई, अब तुम पेट भरकर खाना खाओ। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब तो जो रोज की सवारी वहाँ से आती जाती, वो तो सोहन के ठेले पर जाने से खुद को रोक ही नहीं पाते। वो तो अब उसके पक्के ग्राहक हो गए थे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज एक सेठ जिसके हाथ में काफी बैग थे, वो सोहन के ठेले के पास से गुजर रहा था कि तभी उसके बैग की टक्कर से सोहन के ठेले पर रखा सामान नीचे गिर जाता है और उसका काफी नुकसान हो जाता है। लेकिन सेठ उल्टा सोहन पर ही चिल्लाने लगता है। तुम गरीबों को भी ना बीच में ही आकर खड़ा होना होता है। मेरा सारा सामान तो गिरा ही दिया, साथ ही मेरे महंगे कपड़े भी गंदे कर दिए। लेकिन साहब इसमें मेरी क्या गलती? आपकी वजह से उल्टा मेरा कितना नुकसान हुआ है। आप ऐसा कीजिए, मेरा नुकसान भर दीजिए। ये सुनकर सेठ उसे जोरदार थप्पड़ मार देता है। साथ ही स्टेशन मास्टर से उसने शिकायत भी कर देता है। सेठ जैसा बड़ा आदमी होने की वजह से स्टेशन मास्टर सोहन को ठेला लगाने से मना कर देता है। ये सब बातें जब रमा को पता चलती है तो वो बोलती है, ना जाने कैसे आदमी है इस शहर में, अब क्या होगा जी। अब सोहन घर पर ही रहता है। वहीं दूसरी तरफ सोहन का ठेला न लगने की वजह से अब उसके रोजमर्रा के ग्राहक भी काफी परेशान हो चुके थे। अब तो लोग इतना ट्रेन और बस के बारे में नहीं पूछते थे जितना वो सब सोहन के बारे में पूछते थे। अरे सोहन भाई की आलू कचौड़ी में जो बात थी वो और किसी भी खाने में नहीं। सच में उनकी आलू कचौड़ी की बहुत याद आती है। उनकी बात पीछे खड़ा बिरजू नाम का वही कुली सुन रहा था जो अक्सर सोहन के ठेले पर आता था। वो सीधा स्टेशन मास्टर के पास जाता है। ये आपने बहुत गलत किया मास्टर जी, मेरी मानिए तो आप सोहन को वापस बुला लीजिए। वैसे भी उस गरीब की क्या गलती, मैंने खुद उन सेठ को अपने सामान से सोहन के ठेले पर टकराते हुए देखा था। उसकी बात मानकर अब वो सोहन को वापस बुला लेते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बिरजू भाई। अब अगले दिन से सोहन फिर से ठेला लगाने लगता है। उसके पास फिर से ग्राहक आने लगते हैं। सोहन को देखकर सब ग्राहक बहुत खुश थे। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक रोज जब वो सेठ वहाँ से गुजर रहा था तो उसके हाथ में एक बैग था जिसमें काफी सारे रुपए थे। पीछे से 2 गुंडे आए और सेठ से वो बैग छीनकर भागने लगे। पकड़ो 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 पकड़ो। ये देखकर सोहन ने वहीं रखा अपना बर्तन उठाया और उन दोनों की पिटाई करने लगा और उनसे बैग छीनने लगा। तभी उनमें से एक गुंडे ने सोहन पर चाकू से वार कर दिया। ये देख उसके ग्राहक गुस्सा हो गए और उन सब ने मिलकर उन गुंडों की धुनाई कर दी। सेठ सोहन को जल्दी से अस्पताल लेकर गया जहां उसकी जान बच गई। अब मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। उस रोज तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी तुमने आज मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। कोई बात नहीं साहब, पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ और इंसानियत की खातिर आपकी मदद करना मेरा फर्ज था। आपकी जगह कोई और होता तो तब भी मैं ऐसा ही करता। सोहन सच में तुम भले इंसान हो और ऐसे इंसान की मदद मैं भी करना चाहूंगा। अब सेठ सोहन के लिए एक बड़ी सी दुकान खुलवा देता है जिससे उसके पास और भी ग्राहक आने लगते हैं। अब सोहन खूब पैसे कमाने लगता है और साल भर के अंदर ही वो खुद का घर ले लेता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।